हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाले जो है मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे। साथ में ही जिन बच्चों के और भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है और भी बहुत सारे टॉपिक उसमें हैं, तो आप जिनके भी पेपर हैं वो सभी ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 20 से ज़्यादा आप सही करते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, और अगर आप 20 से कम सही करते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो आपका पेपर है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा ये चेंज रहेगा कि और बच्चों के जो भी पेपर हो रहे थे या जिनके भी मैं क्वेश्चन करा रहा था उनके 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से थे। आपके जो है 20-20 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक यूनिट से, यानी कि 100 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो 200 क्वेश्चन में से आप लोगों को काफ़ी पासिंग लाइक तो स्कोर मिल ही जाएगा। बाकी आप ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कॉमन सेंस के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक वाइक भी जरूर किया करो, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहली यूनिट यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 1 से 20 तक इसमें क्वेश्चन रहेंगे पहली यूनिट के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि पर्सनैलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है केवल शारीरिक बनावट नहीं, व्यक्ति के गुणों और व्यवहार का समग्र रूप, केवल बुद्धि या केवल भावनाएं। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जिनमें केवल 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 लिखा हुआ है, पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके केवल नहीं दिख रहा है, हट के ऑप्शन है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप तुक्के भी लगाते हो, अपने हिसाब से भी करते हो तो भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्ति के गुणों एवं व्यवहार का समग्र रूप आपका जो है पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है। हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से जो है मानी जाती है। किस भाषा के शब्द से मानी जाती है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है। ग्रीक, लैटिन, जर्मन या फ्रेंच। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से मानी जाती है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी होता है। मैं अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलूँ तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो केवल अनुवांशिकता, केवल वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों, या केवल शिक्षा। तो व्यक्तित्व के जो विकास है वो कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों, ठीक है। आगे देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल बाहरी सुंदरता बढ़ाना नहीं, व्यक्ति का समग्र विकास करना। बिल्कुल यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में आपको केवल 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 दिख रहा है, एक ही चीज़ पर फोकस है, तो वो गलत आंसर है। बाकी यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का समग्र विकास, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, यार आप कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, मेरे तो कुछ काम आना है नहीं, आप ही सभी के लिए ही कर रहा हूँ। कि जो भी बच्चे कह रहे थे कि सर इसका वो लेकर आओ, उसका पेपर का लेकर आओ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी करा दो ये वो, तो उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो वो सभी बच्चे थोड़ी सी यहाँ पर जो है अपना सहयोग दिखाते रहे। फ्रॉड के व्यक्तित्व सिद्धांत में कितने जो है प्रमुख घटक होते हैं। फ्रॉड है यहाँ पर, फ्रॉड, फ्राइड, ये सब कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के सिद्धांत में कितने प्रमुख घटक है। तो 3 इसमें जो है प्रमुख घटक होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फ्रॉड के अनुसार आईडी किससे संबंधित होती है। बहुत सारे हिंदी में फ्रॉड बोलते हैं, फ्राइड बोलते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये समझ लो FREUD, ठीक है। के अनुसार आईडी किससे संबंधित होती है। तो ये संबंधित होती है मूल इच्छाओं और प्रवृत्तियों से। अब मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बताता हुआ चलूंगा, 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आप देखते रहिएगा स्क्रीन पर। देखो, फ्राइड के अनुसार जो है ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ईगो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा रियलिटी प्रिंसिपल पर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे अगला क्वेश्चन, फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में सुपर ईगो किससे संबंधित होता है। सुपर ईगो बहुत सारों में होता है ना, सुपर ईगो किससे संबंधित होता है। तो वो होता है नैतिक मूल्यों से। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर आता है कार्ल जंग किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्ल जंग जो है किसके लिए अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
ट्रेंड थ्योरी, अगर आपके जो पेपर है उसमें अगर हिंदी वाले शब्द आते हैं, इंग्लिश वाले शब्द आते हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में वो पेपर आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप जैसा आपको सही लगता है तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होती भी है तो इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखकर आप टिक करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला जो है सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी व्यक्तित्व को किस आधार पर समझती है? तो ये समझती है स्थायी गुणों के आधार पर। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। SWOT में S का अर्थ क्या होता है? तो S का अर्थ होता है यहाँ पर स्ट्रेंथ, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद SWOT, यानी कि SWOT के चारों अक्षर ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। SWOT में W का क्या अर्थ होता है? तो W का अर्थ होता है वीकनेस। अभी हमने क्या देखा था? S का मतलब यहाँ पर देखा था स्ट्रेंथ, और V का मतलब क्या देखा था? वीकनेस, ठीक है। SWOT में O का जो क्या अर्थ होता है? O का अर्थ बताना है आपको। तो O का मतलब होता है, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यही इसका सही आंसर है। उच्चारण इसका ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन, SWOT में जो है T का अर्थ क्या होता है? तो T का अर्थ हो जाता है थ्रेड्स, यहाँ पर जो है C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व विकास में आत्मविश्वास का क्या महत्व होता है? तो व्यक्तित्व विकास में आत्मविश्वास का महत्व होता है, आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। आप जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ो। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे कि मिलते जुलते, और एक ऑप्शन थोड़ा अटके रहेगा, ठीक है। तो वही उसका आंसर हो जाएगा बहुत सारी बार। व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है? सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक या उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सकारात्मक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? तो सकारात्मक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें आत्मविश्वास होता है। बाकी तीन ऑप्शन देखो, निराशा मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, भय मतलब डर लग रहा है वो भी नेगेटिव है, नकारात्मक सोच तो नेगेटिव है ही सही। फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या हो गई? आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब है अपनी कमियों को पहचानना, मतलब कि अपनी कमियों को पहचानना और सुधारना, यही होता है इसका मतलब। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो ये केवल जन्मजात होती है? नहीं। निरंतर चलने वाली होती है? केवल विद्यालय तक सीमित होती है? केवल नौकरी तक या समय तक सीमित होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये निरंतर चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है, बी ऑप्शन। ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन पहली यूनिट के, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ सेकेंड यूनिट, जो कि आपकी कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल की है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाले जो इनके पेपर है, उनके भी लगभग सेम चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है उनके पेपर था जो ही इधर आ गया, नहीं, ये आपके है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक रहेंगे। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचनाओं का या विचारों का जो है आदान प्रदान। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? तो जो संदेश भेजेगा उसे तो हम सेंडर ही कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। रिसीवर, जिसके पास मैसेज भेजा जाता है, यानी कि प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है। सेंडर जो होता है आपका भेजने वाला होता है। फीडबैक मतलब कि आपकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया रहती है, अब उसका फीडबैक आता है, वो होता है। चैनल आपका खुद माध्यम होता है, ठीक है। संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है, देखो आ गया ना, संदेश प्राप्त करने वाला यहाँ पर रिसीवर कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन में फीडबैक का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया होती है वो इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने तीनों चारों चीज़ें समझा दी आपको, वही यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर फीडबैक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा होता है? मौखिक संचार का चेहरे का भाव नहीं, संकेत नहीं, मुद्रा नहीं, बातचीत होती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे तभी तो मौखिक ओरल चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है? तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर्स, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जिन बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है उनके भी सेम चीज़ें हैं, सेम पेपर है, सेम है, मतलब सेकंड यूनिट आपकी और उनका पूरा पेपर सेम लगभग।
कम्युनिकेशन में चैनल क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में संदेश पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो यहाँ पर चैनल होता है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। इसके बाद देखो 7CS को कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैरिटी, पहला ऑप्शन। अगला आता है क्लियर कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो क्लियर मतलब कि स्पष्ट संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार होता ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रमुख विशेषता है कि ये स्पष्ट होता है, स्पष्टता इसकी विशेषता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बैरियर का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिकेशन बैरियर का अर्थ होता है संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाषा की समस्या किस प्रकार की कम्युनिकेशन बैरियर होती है? तो भाषा की समस्या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ तो वो होता है सिमेंटिक, ठीक है, बी ऑप्शन होगा जिसमें भाषा की समस्या होती है। फिर देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे आवश्यक होता है ध्यानपूर्वक सुनना। बाकी तीन ऑप्शन आपको खुद ही लग जाएंगे कि गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स किससे संबंधित होती है? तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है दूसरों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करने से संबंधित होती है, पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक किया करो, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से सॉफ्ट स्किल का उदाहरण कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 35 देखो, निम्न में से सॉफ्ट स्किल का उदाहरण कौन सा होता है? कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सारी चीज़ें ही सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी जो है सॉफ्ट स्किल में आते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो लिसनिंग स्किल का अर्थ क्या होता है? अगर मीनिंग मिस्टेक हो रही हो तो आप सही कर लेना। बाकी लिसनिंग स्केल है इसका, लिसनिंग स्केल का जो है अर्थ क्या होता है? तो ध्यानपूर्वक सुनकर समझना, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कम्युनिकेशन में नॉइस क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में नॉइस अगर कहीं भी आती है तो वो बाधा ही पहुंचाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, संदेश में बाधा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का प्रमुख लाभ होता है तुरंत फीडबैक मिल जाता है, पहला ऑप्शन। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होती है, करेक्टनेस होती है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, टीम वर्क के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्ट स्किल कौन सी होती है? सहयोग, अहंकार, असहमति, अकेले काम करना, तो सबसे ज़्यादा होता है सहयोग, पहला ऑप्शन। इस प्रकार से आपके सेकेंड यूनिट भी जो है कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि उसके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, पहली यूनिट के 20, दूसरी यूनिट के 20, ठीक है। अब हम तीसरी यूनिट के 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरी यूनिट है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है? एटीट्यूड बहुत सारे कहते हैं कि तेरे में बहुत एटीट्यूड है, फलाना डिमका, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, यही होता है एटीट्यूड, पहला ऑप्शन। आगे देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति को किसमें सहायता करता है? तो अवसरों को पहचानने में जो है पॉजिटिव एटीट्यूड का उपयोग होता है। बाकी तो सब चीज़ें नेगेटिव है, समस्याओं से भाग रहा है वो नेगेटिव, नकारात्मक सोच रहा है वो नेगेटिव एटीट्यूड है, निष्क्रिय रह रहा है ढीला ढाला, तो फिर वो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। बाकी पॉजिटिव में क्या करता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करता है, यानी कि अवसरों को पहचानने में, बी ऑप्शन। देखो नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम क्या है? अब आप खुद 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, खुद ही बता देंगे। नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम होता है आत्मविश्वास में वृद्धि, नहीं, आत्मविश्वास में कमी होती है। निराशा, असफलता, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर आता है परसेप्शन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को देखना और समझने का जो तरीका होता है वही प्रिप्शन जो है परसेप्शन कहलाता है, सॉरी ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला, एटीट्यूड को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो एटीट्यूड को प्रभावित अनुभव करता है, वातावरण करता है, शिक्षा करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने का एक तरीका कौन सा है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करना है तो आप समस्याओं से भागेंगे क्या? दूसरों को दोष देंगे? नहीं। नकारात्मक सोच रखेंगे? नहीं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच, पहला ऑप्शन। आगे देखो, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली जो शक्ति होती है उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। आप कभी भी फेल हो जाते हैं तो फिर मोटिवेशन के लिए वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई बातें सुनते हैं कि वो भी हुआ था, पहले ये भी हुआ था, उसने इसे पास कर लिया, तो वो मोटिवेशन है, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित करने की जो शक्ति है वो पहला आंसर सही हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? स्वयं के कार्यों से ही खुद प्रेरित हो रहे हैं, आपको खुद आइडिया हो जाता है कि मैंने ऐसा किया था, इससे मैं फेल हो गया, अब मेरे को ऐसा करना चाहिए जिससे मैं पास हो जाऊंगा, खुद ही प्रेरित हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
गोल सेटिंग का अर्थ क्या होता है? तो गोल सेटिंग मतलब कि यहाँ पर सेटिंग मोबाइल वाली नहीं है, गोल सेटिंग मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है ना भाई। स्मार्ट गोल में एस का अर्थ क्या होता है? अब थोड़ी देर पहले हमने पहली यूनिट में देखा था, दूसरी यूनिट में जो भी देखा था वो अलग था, है ना, उसमें एस का मतलब अलग था, यहाँ पर एस का मतलब अलग है। तो स्मार्ट, वहाँ पर एस का मतलब स्ट्रेंथ था, और यहाँ पर जो है स्मार्ट में आपसे एस का मतलब पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पेसिफाई, बी ऑप्शन। स्मार्ट गोल में एम का अर्थ क्या होता है? तो स्मार्ट गोल में जो है एम का मतलब होता है, यहाँ पर जो है एम का, सॉरी, स्मार्ट गोल में एम का अर्थ होता है मेजरेबल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखो, स्मार्ट गोल में ए का मतलब क्या होता है? मतलब स्मार्ट में आपको पांचों अक्षरों के मीनिंग पता होना चाहिए। ए का मतलब क्या होता है? तो एचेबल होता है पहला ऑप्शन, ठीक है। स्मार्ट गोल में आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है रियलिस्टिक या फिर रिलेवेंट, जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, स्मार्ट गोल में टी का अर्थ क्या होता है? स्मार्ट गोल में टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है समय का प्रभावी उपयोग। अब तीन ऑप्शन आप पढ़ो, समय को नष्ट करना, काम टालना, केवल आराम करना, ये तीनों चीज़ें अलग है, गलत हो गई है। और टाइम मैनेजमेंट का अर्थ हो गया समय का प्रभावी उपयोग, पहला ऑप्शन। खुद भी कर सकते हो, ऐसे कोई विशेष पेपर नहीं है ये जो आपने इतनी हवा बना रखी है इन पेपरों की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सारे पेपर आपके कॉमन सेंस के हैं, और आपके अंदर कितना दिमाग है, कितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, उस हिसाब से ही ये क्वेश्चन पेपर लिए जा रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, उसमें क्या पूछेंगे आप लोगों से? योगा के बारे में, है ना, आपके जो शारीरिक अंगों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनके बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या पूछेंगे? संचार के बारे में, कैसे क्या होता है, किससे बात करते हैं, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। आपके पेपर है कौन सा? आपके पेपर कौन सा है? आप खुद बताएंगे। जो आपके पर्सनैलिटी वाला पेपर है, इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? आपके व्यक्तित्व पूछ लेंगे, ये जो चीज़ें पूछ रहे हैं नॉर्मली यही पूछेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन बने हुए हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में जो है प्रियोरिटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? प्रियोरिटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो कार्यों को जो है प्राथमिकता देना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर किसी शब्द में, किसी उच्चारण में बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में, गलत वलत बोलने में आ जाए तो आप खुद इतना सा समझ लिया करो। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पकड़ोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। कार्यों को प्राथमिकता देना। आगे देखो, डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखो, पर्सनल ग्रोथ का प्रमुख आधार क्या होता है? तो आत्म जागरूकता, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन व्यक्ति में क्या बढ़ाती है? तो सेल्फ मोटिवेशन लक्ष्य प्राप्त करने की जो है इच्छा बढ़ाती है। इसके बाद आता है अच्छे टाइम मैनेजमेंट का परिणाम क्या होता है? तो प्रोडक्टिव में जो है प्रोडक्टिविटी में जो है वृद्धि होती है, मतलब किसी भी चीज़ की उत्पादकता बढ़ जाती है, पहला ऑप्शन। आगे देखो, चौथी यूनिट है आपके इक्विटी एंड ग्रूमिंग करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 61 से लेकर 80 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। इक्विटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शिष्टाचार और उचित व्यवहार, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है टेलीफोन इक्विटी किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है फ़ोन पर उचित व्यवहार से। बहुत सारे फ़ोन पर आराम से बातें करने लग जाते हैं, है ना, बहुत सारे प्यार से बात करते हैं, हाँ हेलो बेटा बोलिए, तो वो होता है यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका? टेलीफोन इक्विटी, यानी कि फ़ोन पर उचित व्यवहार करना। फ़ोन पर बातचीत शुरू करते समय सबसे उचित क्या होता है? सबसे पहले होता है आप अभिवादन करें उसका, नमस्ते जी सर, फलाना ढिमका, ऐसे, ठीक है। फिर आता है ईमेल एटिक्यूटी का संबंध किससे होता है? ईमेल लिखने के उचित नियमों से जो है इसका संबंध होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है प्रोफेशनल ईमेल की सब्जेक्ट लाइन कैसी होती है? स्पष्ट होती है और संक्षिप्त होती है, पहला ऑप्शन सही है। बहुत सारी बार क्या होता है, जब मैं वीडियो की क्वेश्चन छांटता हूँ तो उसमें पहला ऑप्शन रख देता हूँ, तो एक बच्चे का कल कमेंट था कि सर सभी में पहला ऑप्शन है क्या? तो आप ये गलती मत कर देना, वहाँ पे सभी में पहला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ तो मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से ए ऑप्शन ज़्यादातर रख देता हूँ, वो अलग बात है, पर वहाँ पर आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ABCD, उन्हीं के हिसाब से आपको करना है ना। ये मूर्खता आपको नहीं दिखानी है कि पहला ऑप्शन सर की वीडियो में सही था तो पहला ही आएगा, नहीं। वर्क इक्विलिटी का उद्देश्य क्या होता है ना? तो इसका होता है पेशेवर एवं सम्मानजनक वातावरण बनाना, पहला ऑप्शन सही है। मीटिंग इक्विटी में क्या आवश्यक है? तो समय पर पहुंचना यहाँ पर जो है आवश्यक होता है। देखो इसमें एक फ़ायदा ये भी है,
अभी बाद में बताऊंगा। ग्रूमिंग का अर्थ क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है व्यक्तित्व स्वच्छता और उचित प्रस्तुति। फिर देखो बॉडी लैंग्वेज का संबंध किससे है? तो बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है गैर मौखिक संकेतों से होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई कांटेक्ट, आत्मविश्वास दिखाता है क्लियर, इसमें कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग जैसे आप ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कुछ भी चीज़ या क्वेश्चन करा रहे हैं, तो 10 जनों के सामने भी आप बोल पा रहे हैं, है ना, प्रस्तुत कर पा रहे हैं अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें कहलाती है, किससे आती है? वो आत्मविश्वास से आती है। पहला ऑप्शन है। टीम वर्क का अर्थ क्या होता है? तो टीम वर्क मतलब कि 2-5 जने मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो समूह में मिलकर कार्य करना, टीम वर्क। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कि दूसरों के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करना। ये पहला ऑप्शन ही सही होगा, दूसरों को लक्ष्य की ओर जो है मार्गदर्शन देना, ये आपका काम होता है लीडरशिप में। अच्छे लीडर की विशेषता कौन सी होती है? तो उसमें जो है निर्णय क्षमता होती है, वो फटाफट से जो है डिसीजन मेकिंग होता है, फटाफट निर्णय लेता है, सहयोग करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसमें। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। देखो अब डी आंसर आ गया ना, अभी जल्दबाजी में ए हो जाता तो गलत हो जाता। वर्क प्लेस में उचित पहनावा कैसा होना चाहिए? तो प्रोफेशनल एवं साफ सुथरा होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही है। मीटिंग में किस अन्य व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए? मीटिंग में किसी अन्य व्यक्ति की बात जो है आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सुन सकते हैं आप, ध्यानपूर्वक ही सुनना है जब आपकी कोई मीटिंग चल रही है, कोई चर्चा चल रही है स्पेशल। तो अच्छे ग्रूमिंग में क्या शामिल होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल होती है। सॉरी, अब देखो जल्दबाजी में पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही था, पर दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पर अपन ने ऑप्शन नहीं पढ़े। यही गलती अपन एग्जाम में करते हैं। मैं तो अभी सुधार लूँगा, पर वहाँ पर आपसे नहीं सुधरेगी, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, आराम से टाइम लेकर फटाफट से क्वेश्चन को सही करें। अच्छे ग्रूमिंग में क्या शामिल होते हैं? एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, साफ कपड़े होते हैं, उचित हेयर स्टाइल होती है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो आत्मविश्वासपूर्ण होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज, एकदम कि हाँ सब कुछ आता है, पहला ऑप्शन। अभी आपके पेपर में आपको कोई भी मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है, क्या आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या करें, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नाम से कैसे क्या किया जाए, तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि पास तो अपन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो पास आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से देना सही जवाब। प्रोफेशनल बिहेवियर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सम्मान और शिष्टाचार, पहला ऑप्शन सही है। लीडरशिप स्किल किस प्रकार की स्किल है? तो ये है सॉफ्ट स्किल। देखो स्किल ऐसे शब्द उच्चारण गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि वीडियो के ऊपर वीडियो बनती है तो उच्चारण में मिस्टेक होती है, ये आप भी समझते हैं। लीडरशिप स्किल किस प्रकार की स्किल होती है? तो सॉफ्ट स्किल होती है। इस प्रकार से आपके चौथी यूनिट के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आती है आपके 5 यूनिट आप लोग देखेंगे क्या 81 से लेकर 100 तक जो है इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया गया है, और ये चैप्टर भी वही है। तो रोजगार प्राप्त करने एवं कार्यस्थल पर सफल होने की जो क्षमताएं होती है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामर का संबंध किससे होता है? तो भाषा के नियमों से होता है, पहला ऑप्शन सही जवाब है। नोट्स मेकिंग जो आपका होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसका? तो महत्वपूर्ण जानकारी को आप संक्षिप्त में जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किताब की किताबी छाप रहे हो, नहीं, किताब में से कुछ चीज़ें अच्छी जो आपके मोस्ट लगती है वो छांटना नोट्स कहलाता है, ठीक है। आगे रिज्यूम क्या होता है? तो व्यक्ति की जो शिक्षा है, कौशल है, अनुभव है, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, किसी संस्थान में वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसको रिज्यूम देना होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। रिज्यूम में कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या है, जो है आपको एक्सपीरियंस कितना है, कितना अनुभव है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। रिज्यूम में कैरियर ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या होता है? तो कैरियर लक्ष्य बताना, पहला ऑप्शन है। ग्रुप डिस्कशन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन का संक्षिप्त रूप होता है जीडी। संक्षिप्त रूप यानी कि ग्रुप से जी लिया है, डिस्कशन से डी लिया है, जीडी। ग्रुप डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कि दूसरों को सुनना और अपने विचार प्रकट करना, स्पष्ट करना। मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? वास्तविक इंटरव्यू की जो तैयारी की जाती है उससे पहले आपको मॉक देने होते हैं, प्रैक्टिस जो होती है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन किससे प्रभावित होता है? तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका अपीयरेंस एंड बिहेवियर से, जो है आपका व्यवहार कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है, आप क्या किस तरीके का नजरिया है, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है।
इंटरव्यू में प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर मुझे नहीं आ रहा सर, ऐसा ना करना है, ठीक है। अगर आप कभी गलती से बाय मिस्टेक अगर आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर जाते हो, इंटरव्यू लाइक कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको जो है आत्मविश्वास रखना होगा, है ना। हम तो चाहते हैं कि आप सभी बैठें, पर सब थोड़ी बैठेंगे। स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण, अभी तो आप लोग आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर दे लेना, है ना, फिर बाद में देख लेना अपने हिसाब से। देखो प्रेजेंटेशन स्किल का अर्थ क्या होता है, तो विचारों और देखो अब मिस्टेक यहाँ भी हो जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल का अर्थ क्या होता है, विचारों या जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अच्छे प्रेजेंटेशन की विशेषता कौन सी होती है, तो स्पष्टता होनी चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। देखो भाई गलती हो गई ना, स्पष्टता होनी चाहिए, उचित बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, तीनों सही है, तो डी ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन पढ़ के आप लोग ना कर देना, ठीक है ना, तीनों ऑप्शन पढ़ना फिर करना। चलो चारों ऑप्शन सॉरी उपयुक्त सभी जो है आंसर है। ग्रुप डिस्कशन में दूसरों के विचारों को क्या करना चाहिए, तो सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बहुत सारी बार क्या होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ जल्दबाजी में। कभी भी आप कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कोई भी कवि आता है, तो एक अच्छा कवि है, एक मॉडल कवियत्री भी बैठी हुई रहती है। भले से वो कवियत्री कुछ जानो ना जानो, पर आप लोग जो है देखने के लिए लालायित होते हैं कि हाँ ठीक है। और इसी बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति ऐसा कवि भी आ जाता है बेचारा, जिसको राग वाग गला वला थोड़ा ऐसा ही होया रहता है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ, क्या करते हैं, उसको सम्मान थोड़ी देते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। पर आपको पता नहीं कि आप किस टाइम पर ऐसी आपके साथ भी बन जाए, तो इसलिए उसको आप ऐसा ना करें, किसी के भी साथ ना करें। क्लास में भी ऐसा होता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको भी नीचा दिखाया जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो सम्मान करना चाहिए, सीधी सी बात ये है। आगे देखो, इंटरव्यू में समय पर पहुंचना किसका उदाहरण होता है, प्रोफेशनलिज्म का जो है ये उदाहरण होता है, ठीक है। आगे देख भाई, देखो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी स्किल आवश्यक होती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, मतलब टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीनों होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में उचित आई कांटेक्ट क्या दर्शाता है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितना आपको आता है। भले से आपको एक बात आप थोड़ा सा और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आपके क्लास में जैसे 10वीं 11वीं 12वीं में या कॉलेज में कहीं पर भी, है ना, आपको कोई चीज़ आती नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी बार टीचर पूछता रहता है, बच्चे तू खड़ा हो, ठीक, तो आप क्या करते हैं, नीचे गर्दन कर लेते हैं, है ना, आंखें नीचे झुका लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, टीचर को आइडिया हो जाता है कि इसको तो नहीं आता, है ना। तो आपको जो है आत्मविश्वास के साथ आंखें ऊंची रखनी है, चाहे आए ना आए। बेइज्जती तो आपकी होनी ही थी, ऐसे भी होगी। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी बेइज्जती सर करते हैं, और अगर आता है तो भी करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि नज़रें मिला के बात की जाए, ये आपके आत्मविश्वास को झलकाता है। ज़्यादा भी मत नज़रें मिला लेना, घूरने लग जाओ एक तो दिक्कत आ जाए। रिज्यूम सामान्यतः कैसा होना चाहिए, स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यवस्थित होना चाहिए। फिर आता है प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस का ध्यान बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभावी कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रभावी कम्युनिकेशन यानी कि आप कोई बात कह रहे हैं तो पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो रोजगार और कार्य क्षमता पर जो है सफलता प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन सही जवाब है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से और इसी तरीके के आपके पेपर आने वाला है। कोई ज़्यादा विशेष आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा कि हाँ हाई लेवल के एग्ज़ाम बनेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आलोक राज्य तो कराएंगे नहीं, है ना। तो ये एग्ज़ाम जो है आपके नॉर्मल ही होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, और यूनिवर्सिटी तो जो है नॉर्मल पेपर ही बनाती है। क्वेश्चन इसमें से भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही पूरा पेपर सेट किया गया है। इसके बाद कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए और अवेलेबल करा दूं, ताकि आप 200 क्वेश्चन देख के जाएंगे तो कुछ 30-40 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। 50 की 50 तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कोई बड़ी भारी संस्था नहीं चलाता हूँ जो हाँ पूरा पेपर यहीं से आया, ऐसा नहीं कहूँगा। बस मैं ये जानता हूँ सिलेबस के हिसाब से मैंने क्वेश्चन छांटे हैं और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितना आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।